ऑलमोस्ट 8.5 साल पहले जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे साथ एक यंग बंदा आया था जो मेरे साथ ज्वाइन किया था, रवि। आज मुझे खुशी होती है कि नाउ ही इज़ जस्ट 30, 30 साल होगा उसका, 23 साल की 22-23 साल की उम्र में वो आया था मेरे पास, रॉ कैंडिडेट। और आज उसने अपनी, जब पेरेंट्स की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जब उसके अंकल वगैरह ने उसको बेचने का डिसाइड किया तो इसने बोला ठीक है, आपका शेयर मैं खुद खरीद देता हूँ। तो उसने एक पहला वो प्रॉपर्टी लिया, पुश्तैनी था तो उसमें इमोशनल अटैच थे उसके फादर के, उसके हिसाब से ले लिया। सेंटिमेंट सपोर्टेड बाय फाइनेंस। करेक्ट। सेकंड, उसने अभी अपने घर लिया जो उसको प्रॉपर उसको लिए रहना है, जो एक घर उसको चाहिए था, बाकी वो इन्वेस्टमेंट करता था। आज उसकी शादी में करीब 17 से 20 लाख रुपए लगेंगे और उस पूरा वो सेल्फ फंड कर रहा है विदाउट 1 रुपीज़ ऑफ लोन। ग्लिटरिंग शॉट्स, इस चैनल के ऊपर ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी होने वाली है और जिनका जो मंथली इनकम है वो 50,000 रुपीज़ से लेकर लाख 1.25 लाख रुपए के बीच में है, और जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लोग अपनी शादी को खुद स्पॉन्सर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल एक बेसिक शादी करने में भी 40-50 लाख रुपया खर्चा लग जाता है। उनको फिनेंशियल सपोर्ट के लिए या तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखना पड़ता है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ देखना पड़ता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता सकते हैं कि अगर आप 30-35 साल की उम्र में शादी कर रहे हो और आप 20-21 साल की उम्र से काम करते हो, तो आप क्या करो कि आपकी शादी में आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े पैसों के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, या अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो उनकी हायर एजुकेशन या उनकी शादी के लिए। मेरे साथ हैं आज मिस्टर तनवीर आलम, जिनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि मेरे को इसमें देख के ही बोलना पड़ेगा, मैं याद नहीं रख सकता। सर की अगर एजुकेशन की बात करें तो ही हैज़ PG डिप्लोमा फ्रॉम IIMT गाजियाबाद। ही हैज़ डन सर्टिफिकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फ्रॉम NISM, और भी बहुत कुछ है। ही इज़ एक्सपर्ट एंड लीडिंग पैनल स्पीकर विद CNBC, TV18, जी बिजनेस एंड ET नाउ। इनके आर्टिकल्स भी आते हैं प्रिंट मीडिया में, ET वेल्थ, DNA, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड मेनी मोर। फिनकार्ट सर ने स्टार्ट करी थी आज से। सर थोड़ा सा आप फिनकार्ट के बारे में आप बताओ प्लीज़। फिनकार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है 2013 में। इनफैक्ट अब 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस बिज़नेस में। हम लोगों ने एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किया था नेहरू प्लेस में, कुल बहुत 5 लोग थे उस ऑफिस पे। आज 8 साल के बाद हमारे 4 सिटीज़ में ऑफिसेज हैं, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, हाँ मुंबई में, और करीब 50 लोग हैं कंपनी में। सो फिनकार्ट की जर्नी बहुत अच्छी रही है। स्टार्टिंग में जैसे हर बिजनेस में दिक्कत आती है, स्टार्ट वाज लिटिल बैड, बट लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव डन वेरी वेल, और गॉड हैज़ बीन काइंड कि हमारी बिज़नेस काफ़ी ग्रो हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे साथ साथ हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनकी भी वेल्थ बहुत ग्रो हुई है। तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी इससे मिलती है कि वी हैव हेल्प्ड पीपल जिनकी वेल्थ ग्रो हुई है, जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं। जस्ट टू ऐड फ्यू मोर थिंग्स, सर आज 500 करोड़ का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, लगभग 7500 क्लाइंट्स हैं वर्ल्ड वाइड। छोटे शहर की बात करें, बोकारो, रांची से लेकर बड़ी कंट्रीज UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तक सर के क्लाइंट्स हैं। बिल्कुल सर सीधा उसी पॉइंट पे आते हैं, 30-35 साल की उम्र में शादी करनी है, कैसे पैसा जोड़ा जाए? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, जब आप अपने पहले जॉब में स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। तो बिटवीन 22 से 25 साल के एज पे आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक होती है उस टाइम आप जॉब ज्वाइन करते हैं, पैसे आपके पास आते हैं, वो उसे आप खर्च करते रहते हैं।
जैसे क्रिकेट में पावर प्ले होता है, पहले 50 ओवर की गेम में पहला 15 ओवर पावर प्ले होता है, आपकी ज़िंदगी का वो पावर प्ले जहाँ पर आपकी अर्निंग हो रही है और आपकी कोई लायबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं है। आप अधिकतर लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और पेरेंट्स उनकी आमदनी में बहुत कम डिपेंड करते हैं। तो सारा जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं, जैसे सौरभ आपने क्या कहा था कि मिडिल क्लास फैमिली जो स्टार्ट करती है 50,000 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़ सैलरी पर मंथ, यदि आप अगर 50,000 रुपये भी कमा रहे हैं, उस वक्त आपके पास सेव करने के लिए बहुत पैसे हो सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने ऊपर 25-30 हज़ार भी खर्च कर दिया, तो 20,000 रुपये आप बहुत आराम से सेव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उस सेविंग माइंडसेट को ध्यान में नहीं रखते। सच मायने में क्या होता है कि जब आप पैसे खर्च करते हैं ना, यू फील मोर हैप्पी, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। राइट। सेविंग इज़ वेरी बोरिंग। तो लेकिन क्या है, अगर इसका फाइन बैलेंस रखेंगे और आपने 25 साल में भी स्टार्ट किया 20,000 रुपये पर मंथ सेव करने के लिए, और आपने 5-6-7 साल तक सेव कर लिया, तो आप देखेंगे 20-25 लाख रुपए बहुत आसानी से आप जोड़ पाएंगे। और ये 20-25 लाख बहुत है, या तो खुद आप अपनी शादी फंड कर सकते हैं, या आपने कुछ बड़े स्केल में शादी कर रहे हैं जिसमें 40-50 लाख लग रहा है, तो हो सकता है कि शादी करने का जो मेजर एक्सपेंस आप खुद ले लेंगे, लेकिन हो थोड़ी बहुत हेल्प आपके पेरेंट्स खुशी से भी करना चाहेंगे। राइट। ओके, उसकी जो वो शादी की जो प्राइड है, इसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। जो अपने पैसे से कमाई गई जो आप अचीवमेंट या अपने जो सामान खरीदते हैं, या कुछ जैसे गाड़ी खरीदा, घर खरीदा या शादी किया, वो जो प्राइड है ना, उसको आप किसी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो यही है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को मैनेज कर पाएँ, और वो अपनी ज़िंदगी का पावर प्ले को आप अगर एडवांटेजसली खेल पाएँ, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर तैयार कर पाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है सर, बैंक ऑन स्ट्रेटजी क्या और कैसे? तो बेसिकली देखिए, आप जबकि शादी नहीं होती है तो आपके खर्चे लिमिटेड होते हैं। तो आप उस वक्त मैक्सिमाइज यूटिलाइज करें कि आपकी सेविंग्स रेशो कैसे बढ़ पाए। अगर उसमें आप सेव ज़्यादा कर पाते हैं, तो आपने क्या हुआ, पहले अपने 15 ओवर में बहुत तेज़ी से रन बनाए, तो आप यू हैव कवर्ड मैक्सिमम ग्राउंड। उससे हो सकती है आपकी शादी हो जाएगी, या फिर जब शादी हो गई तो कुछ साल के बाद आपकी फैमिली बढ़ेंगी, बच्चे होंगे, तो वो सेविंग हैबिट, अब धीरे धीरे सेविंग हैबिट करके क्या होगा कि वो आपकी हैबिट बन चुकी होगी, और उस छोटी छोटी सेविंग से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप किस अमाउंट की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी जो बाकी गोल्स हैं, तो आपके गोल्स कैसे होंगे, एक जो आपके एनुअल गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप वेकेशन छुट्टियों में जाना चाहते हैं, एक वो आपके नॉर्मल गोल हो गए। कुछ गोल्स होते हैं, अधिकतर गोल्स जैसे कि बाद में बच्चों की पढ़ाई, मेजर एक्सपेंडिचर 18 साल के बाद आता है। दूसरी एक्सपेंडिचर है आपके रिटायरमेंट के लिए, या गाड़ी खरीदना है या घर खरीदना है। ये सब एक्सपेंडिचर्स मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। तो वेल्थ क्रिएशन का एक सिंपल फॉर्मूला है विच इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला आप देखेंगे, ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट 1 + r रेज टू द पावर n। मैक्सिमम लोग फोकस करते हैं r पे, लेकिन r से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है n, टाइम होराइजन। जितना ज़्यादा टाइम होराइजन अपने मनी को ग्रो करने के देंगे, उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। इट वर्क्स लाइक मैजिक। नाउ आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट या वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट में जाकर खुद चेक कर सकते हैं। आपने अगर पिछले 20 साल तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, किसी ने अगर 10,000 रुपये SIP किया था फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल, तो मतलब है साल में 12 महीना 10,000 रुपये का मतलब है 1,20,000 रुपये साल का। 20 साल में आपने 24 लाख से सेव किया होगा, तो आपने 24 लाख लगभग सेव किया होगा। ये 24 लाख आज के दिन में अप्रॉक्सीमेटली 1.25 से 2 करोड़ रुपये हो गया था। क्या लगता है आपके 2 करोड़ रुपये में घर और या आपकी बच्चों की पढ़ाई या आपकी गाड़ी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मतलब अगर 20 साल की उम्र में किसी ने स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना, तो आप 40 साल की उम्र तक तो वो रिटायरमेंट भी सोच सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोग फीमेल ऑडियंस के लिए करते हैं।
फीमेल ऑडियंस जो काम स्टार्ट करती है, बहुत से अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं कि बच्चों के चक्कर या फैमिली के रीज़न के लिए, या हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई, या उनको कभी बच्चे के रीज़न से वो सबैटिकल लेती हैं, अपने फुल फ्लेजेड करियर छोड़ के वो घर पे बच्चों को ध्यान रखती हैं। लेकिन क्योंकि उनको मंथली अर्निंग की आदत होती है, अपने खुद की पैसे की आदत होती है, तो उनको एक हमेशा मन में संकोच रहता है या बहुत हिचकिचाहट होती है अपने हस्बैंड से भी पैसे मांगने के लिए। दिस इज़ राइट एग्जाम्पल। तो उनके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए, जैसे कि महिलाओं के लिए हम लोग अर्ली रिटायरमेंट प्लान करते हैं अराउंड मिड 40s और 40s के अराउंड। आपने अगर सेविंग्स पहले से स्टार्ट कर दी तो मिड 40 तक जाते जाते क्या होगा आपको कि आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं है आपसे, आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगी और वो सबैटिकल भी आप अपने पैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो सर सपोज़ मेरी 20 साल की उम्र है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ, 21 साल में मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट करी है, मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मेरी शादी 32 से 35 साल के बीच में हो जाएगी। आपने बता दिया कि कितनी सेविंग करनी है, जैसे कि 50,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो अगर मैं 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट के लिए वो सेव भी करना पड़ेगा। सेव कर लिया 10,000 रुपये, अब वो 10,000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मैं 32 से 35 साल की उम्र तक अपनी शादी का सारा खर्चा उठा लूँ, और फर्दर अगर मैं और इन्वेस्टमेंट को चलने दूँ 40 साल तक मेरा घर बन जाए गाड़ी के साथ, क्योंकि शादी आजकल स्टेटस देख के ही होती है। अगर आपके पास घर खुद का है, गाड़ी खुद की है, तो ही आप शादी कर सकते हो, मतलब अच्छी फैमिली में आपकी शादी हो सकती है। वेरी गुड। तो ये 3 अचीवमेंट्स कैसे? ओके, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो मैं कुछ बात कहना चाहूँगा आपके। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैंने कहा था। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत लोग आपसे कहेंगे, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैजिक की तरह काम करता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर 5 साल से पहले आपके गोल्स हैं तो उस पर काम नहीं करता। तो सबसे आप कब शादी करना चाहते हो वो डिसाइड करेगा, टाइम होराइजन डिसाइड करेगा। 35 साल पकड़ लेते हैं। अगर आप 35 साल प्लान कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 10 से 15 साल है। ओके, अगर आप 20 में स्टार्ट कर रहे हैं या 25 में स्टार्ट कर रहे हैं तब भी 10 से 15 साल है आपके पास। इस 10 से 15 साल के बीच 10 साल गोल टाइम होराइजन बहुत अच्छा होता है, तो आप किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर दैट गोल। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं 10-20,000 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स, तो अगर आप कि आपके वो पैसा जो है, अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 10 ईयर, तो टेक्निकली 24 लाख रुपए है। 24 लाख रुपए वो कम से कम आपको 10 साल के बाद 50 लाख के आसपास मिनिमम रहेगा। तो इस 50 लाख से क्या होगा कि आपके घर की डाउन पेमेंट हो जाएगी। कार, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो आप लोन पे मत लीजिए, यू शुड डू अ डाउन पेमेंट। हाउसिंग लोन बहुत सस्ता लोन है, आज के दिन में 7% से नीचे 6.75 में मिल रहा है, उस पर टैक्स रिबेट भी आपको मिलती है। तो हाउसिंग लोन आपको लेना चाहिए, गुड लोन है, ठीक है। आप उससे हाउसिंग लोन लेके आपने EMI देते रहते रहिए और आपका घर भी हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगी। मतलब हाउसिंग लोन हमको 7% पे मिल रहा है, 7 के और नीचे। हमारा अगर 5 साल 6 साल के बाद हम अपने इन्वेस्टमेंट को देखें तो वो कंपाउंडिंग हो रहा है लगभग 12 से 15% के ऊपर। तो एक तरीके से हमको 5% का बेनिफिट ही हो रहा है। एब्सोल्युटली 5% वाला बेनिफिट नहीं, उसके एडवांटेज भी है, क्योंकि 7.25 के नीचे 6.25% का इंटरेस्ट है आज, और उस पर आपको टैक्स सेविंग मिल रहा है। तो टेक्निकली वो 5% का लोन रहता है, और आपकी इन्वेस्टमेंट 10-12% से ग्रो कर रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तेज़ी से भाग रही है, बल्कि उस पर आपको एडवांटेज मिल गया है कि वो पैसा लेकर आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं मार्केट। तो आप हाउसिंग लोन ज़रूर लें। कार लोन बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। कार लोन तभी लें अगर आप अपनी बिजनेस रन कर रहे हैं, उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम करना है और इंटरेस्ट डेबिट कर सकते हैं, तो कार लोन तब आपके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप कार लोन जो है ना लें, और कार के लिए डाउन पेमेंट करके गाड़ी खरीदें। ठीक है सर, आपने जैसे कि बताया कि ये एक इक्विटी का फंड लिया जाए, ठीक है। अब मेरा जो बैकग्राउंड है, माय फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम बैंक, बट ही इज नेवर इनटू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ही इज अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टर, FDs एंड ऑल। मेरे को कभी भी इन्होंने इनकरेज नहीं करा कि मैं ये स्टॉक्स या शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को लूँ।
मैंने अपनी कैलकुलेशंस करी, अपनी स्टडी करी और मुझे लगा कि सेफ तरीका भी होता है इसको करने का, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट सपोज किसी को कोई नॉलेज नहीं है मार्केट की, ठीक है, और हम जैसे किसी बंदे से वो टकरा गया, हमने उसको एक बेसिक एडवाइस दे दी, वो कुछ नहीं पता, यहाँ पर आप चुपचाप पैसे डालते रहो, 10 साल के बाद निकाल देना। तो कोई एक ऐसा फंड आप बता दो सर जहाँ नो रिस्क फंड हम जिसको बोल सकते हैं। देखिए, अगर दो तरह का चीज़ है, क्या है कि अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्टॉक से स्टार्ट मत करिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में क्या होता है, एक तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी बात ये है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में बहुत से स्टॉक्स ऐसे, अगर आपने गलत स्टॉक्स ले लिए वो उसका वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है। आप मिसाल के तौर पे आप सिंपल ले लीजिए, जैसे कि आज के दिन में जेपी ग्रीन्स है या किंगफिशर वाली कंपनी है, ये सब कंपनीज डिफ़ॉल्ट कर गई हैं। तो डायरेक्ट स्टॉक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसे आप समझ के इन्वेस्ट करें बाद में। यदि आपको कुछ समझ नहीं है तो या तो आप किसी इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट कर दें और रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें 10 साल तक, धीरे धीरे मंथली। उससे क्या होगा, मार्केट की उतार चढ़ाव के बावजूद आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और एक दूसरा आपको बहुत अहम रिस्क मैनेज करने का ये तरीका बताता हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखिए सिंपल बात है कि आप यहाँ से अगर आपको मान लीजिए लंदन ट्रैवल करना है, आप फ्लाइट से जाएंगे, और यहाँ से आपके पास वाला किराना स्टोर है तो या तो वॉक करेंगे, बाइक में जाएंगे या कुछ असिस्टेंट में। तो आप की गोल्स डिसाइड करती है किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट्स हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड करिए, शॉर्ट टर्म के प्रोडक्ट्स हैं तो लेस रिस्की प्रोडक्ट, फिक्स डिपॉजिट करिए, डेट म्यूचुअल फंड करिए, कुछ भी करिए, लेकिन रिस्क शॉर्ट टर्म में मत लीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप पिछले 20-30 साल का डेटा उठा कर देख लीजिए कि अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है अगर 1 साल के पर्सपेक्टिव से, तो आपको 60% प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें आपको पैसा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, नेगेटिव 40% चांस नेगेटिव हो जाएगा। अगर यही टाइम होराइजन बढ़ा के 1 से 3 साल कर देंगे तो 75% टाइम आप प्रॉफिट बनाएंगे, 25% चांस है लॉस का। अगर ये टाइम होराइजन 5 साल कर देते हैं तो 88% टाइम है कि आप पैसा बनाएंगे, 22% टाइम यू कैन लूज मनी। नाउ इफ यू एक्सटेंड बैक फॉर 10 ईयर परस्पेक्टिव, 10 साल में मोस्ट लाइकली आप कभी पैसा लूज नहीं करेंगे, यू विल मेक मनी। तो अगर आपका 10 साल का गोल है तो आप आंख बंद करके किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं या इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। सर ये इंडेक्स फंड होता क्या है, व्यूअर्स को थोड़ा ये बताएंगे। बेसिकली इंडेक्स फंड कुछ नहीं है, जैसे कि आप सुनते होंगे BSE सेंसेक्स या निफ्टी 50। आप एक कंपनी के शेयर नहीं खरीद के और इंडेक्स खरीदते तो निफ्टी के सारे 50 स्टॉक्स में आपका शेयर आ जाता है। तो बेसिकली इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तरह से आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के बिजनेस ओनर हैं। आप शेयर खरीदते हो तो एक तरह से बिजनेस ओनर है। हाँ, इस तरीके से फिर तो ये GDP भी होगी ना, हमारे देश की GDP आती है वहीं से। तो बिल्कुल, अगर वो ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करेंगे। तो हम GDP के साथ ग्रो करें, ये बिल्कुल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके। ये अगर आपको किसी की सलाह नहीं लेनी है, किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अपने आप ही मैनेज करना है, ये सबसे सिंपल तरीका है और सबसे सेफ भी। सेफ देखिए, टाइम होराइजन अगर आप लॉन्ग करेंगे तो सेफ हो जाएगा। अगर आप एक मार्केट टाइम करना चाहेंगे या इसमें बेचना खरीदना आप चाहेंगे कि मार्केट को आप आउटस्मार्ट कर दें, तो मेरे हिसाब से ये ट्रेडिंग मेंटालिटी से वेल्थ क्रिएट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट होता है। ठीक है सर, तो ये बहुत अच्छा लगा कि कैसे कोई अपना 30-35 साल की उम्र तक फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकता है और फिर आगे रिटायरमेंट तक कैसे जा सकता है। नहीं, बेसिकली आपसे सिंपल मैं कहूँगा कि बहुत से लोग एड हॉक इन्वेस्टमेंट कर लिए। किसी ने दोस्त ने बोला ये खरीद लिया, मेरे अंकल ने बोला ये खरीद लिया। ये एड हॉक इन्वेस्टमेंट ना करें। बेसिकली प्लानिंग करके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपके ईच एंड एवरी नया पैसा यूटिलाइज प्रॉपर्ली होता है। न्यू वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे अगर आपको बिल्डिंग खुद की घर बनाना है तो आप सिर्फ सीमेंट और रेत और ईंट से तैयार करना नहीं स्टार्ट करेंगे। आप पहले आर्किटेक्ट को कंसल्ट करेंगे, उस घर बनाने का ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपनी बिल्डिंग तैयार करेंगे। यही सेंसिबल थिंग है। तो फिर आपकी जो फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन है और या आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार होना फाइनेंशियल, वो फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे क्या होता है
कि उसी सेम अमाउंट ऑफ मनी में आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट, किसी यहाँ इन्वेस्ट कर लिया, यहाँ इन्वेस्ट कर लिया, इज़ नॉट अ वेरी एडवाइजेबल वे ऑफ डूइंग। दैट्स एन ओल्ड स्कूल थॉट जो बोलते हैं उसको इन्वेस्टमेंट का। नई थॉट इज थ्रू इन्वेस्टिंग थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट प्लान। एक और पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ लर्न किया वो ये कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, फोटोग्राफर के पास नहीं जाओगे। इसीलिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट की राय लेनी है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना है, किसी और के पास नहीं। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, फाइनेंशियल एडवाइजर द राइट पर्सन। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी, ये एक्चुअली क्या, आप एक रिवर राफ्टिंग की तरह है। आप जब रिवर राफ्टिंग में जाते हैं तो जर्नी इज़ गुड, एक्साइटिंग, बट लेकिन उसके लिए आप रिस्क मैनेजमेंट पहले करते हैं, जैसे कि आप जैकेट पहन लेंगे, हेलमेट पहन लेंगे। तो इसी तरह आप फाइनेंशियल अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले, इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले, आप एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। मतलब सबसे पहले हम अपने आप को बचा लें, लाइफ जैकेट पहन, Yes. टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कंपनी का भी है तो वो सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। ओके, तो अगर मेरे चैनल से कोई आपके पास आता है तो आप ये सब उस चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हो, इंश्योरेंसेज एंड इन्वेस्टमेंट सजेशंस। ओके, आज हम लोग 7,500 क्लाइंट इसीलिए मैनेज करते हैं कि हमारा ये पूरा प्रोसेस बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। हमारा ट्रेडमार्क अप्रोच है जहाँ पर हम लोग लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए मैनेज करते हैं, उसके इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। पहले उसके बाद रिस्क प्रोटेक्शन आता है, जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, अगर आपके फैमिली में क्रिटिकल इलनेस की हिस्ट्री है तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। फिर गोल प्लानिंग करते हैं कि आपकी गोल्स क्या हैं इन्वेस्ट करने के, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, मीडियम टर्म गोल्स हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग, और आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद हम लोग एस्टेट प्लानिंग करते हैं, मैंने विल राइटिंग सर्विसेज। तो ये अगर आप देखेंगे एक तरह से एक फॉर्मेट है जहाँ पर यू प्रोटेक्ट योर हार्ड अर्न मनी, ग्रो देम एंड देन सीमलेसली ट्रांसफर टू योर लव्ड वंस। सर लास्ट पॉइंट, मेरे ख्याल वुमेन वाला भी पॉइंट आपने कवर कर लिया जी। तो लास्ट पॉइंट, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर वर्सेस अस। हाँ, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर में क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली में एग्जांपल्स देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। somebody left this kind of investment which we do and he is somehow regretting। ठीक और है। आज ये कहते हैं कि आज अगर मैंने उसको नहीं छोड़ा हुआ था तो शायद 10 गुना मेरे पास होता। करेक्ट। कैसे इस चीज़ को बीट किया जाए, बैलेंस करना ज़रूरी है, या आप मेरे को बता चुकी हो कि थोड़ा सा पार्ट ट्रेडिशनल में भी होना चाहिए, जैसे खाने में अचार होता है लगभग उतना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, एक कटोरी दाल जितना, और दूसरे में कितना होना चाहिए, बैलेंस को कैसे करा जाए। और अगर कोई रिटायरमेंट के आसपास है, मतलब 50-55 के आसपास है और तब वो प्लान कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। ओके, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे एग्जैक्टली बताइएगा। अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई आ रहा है एक बंदूक लेके और दूसरा बंदा आ रहा है सिगरेट कैजुअली हाथ में लेकर, सिगरेट लेके, किससे आपको डर लगेगा? वैसे तो दोनों से लगना चाहिए, नहीं, बट जो प्राइम डर है वो गन वाले से लगेगा, राइट, और जो सिगरेट वाला है वो पैसिवली मारेगा। करेक्ट। तो द आइडिया इज कि लोग, अधिकतर लोग रास्ते में कोई गन लेके चल रहा होगा तो सिगरेट लेके चल रहा हो तो आप गन वाले से डरेंगे, राइट। सो ये एक्चुअली जो चेंज है ना, ये थोड़ा बिहेवियरल है। तो इसको मैं कहता हूँ रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग। नाउ cigarette kills more people than handgun. My wife is extremely scared of boarding a flight. जब मैं फ्लाइट में बोर्ड करते ना बच्चों को बैठा देता, मैं बीच में नहीं बैठता, तो ना उसके नाखून मेरे लग जाते हैं। She is so afraid of boarding a plane. You have more car accident than air accident. Perception of risk is ill informed. देखिए, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कन्वेंशनल प्रोडक्ट में, फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह, आपको लगता है इक्विटी का उतार चढ़ाव जो है रिस्क है मार्केट में। जो आप जज नहीं कर पाते हैं रिस्क, वो इन्फ्लेशन रिस्क है। फिक्स डिपॉजिट में आपने डाला, मान लीजिए 7.5% का आपको पुराना एफडी है, आज के में एफडी 4.5% हो गया। 4.5-5% में आप अगर आप एफडी में डाल रहे हैं
उस पर आपने 30% टैक्स डाल दिया तो आपके पास आया 3%, इन्फ्लेशन 5-6% पे, तो बिना आपके समझे वो पैसा नेगेटिवली ग्रो हो रहा है। तो दैट इज़ अ रिस्क विच यू आर नॉट सीइंग। मोस्ट ऑफन क्या होता है, जो रिस्क हम विजुलाइज नहीं कर पाए उसको इग्नोर कर देते हैं, वो है इन्फ्लेशन रिस्क। उसको बीट करना है तो आपको ये जो थोड़ी बहुत रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड के ज़रिए आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो जो ये जो रिस्क है ना, जैसे फ्लाइट एक्सीडेंट, ओके, या नॉर्मल मैं आपको हैंडगन वगैरह का बोल रहा हूँ, ये रेयर अकरेंस है, लेकिन ये क्या कि मीडिया वगैरह में इतने फैल जाते हैं ना, तो हम लोग वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दैट, वी मिस द नॉर्मल डे टू डे रिस्क विच इज़ द इन्फ्लेशन। तो आपको समझ के आपको इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली करनी पड़ेगी। बट लेकिन जैसे कहते हैं, अगर आपको पानी की गहराई नापनी हो, डोंट पुट बोथ योर फीट, आप 1 फीट डालिए। तो आप स्टार्ट छोटे से करिए, अगर आप कन्वेंशनली फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर हैं, छोटे से स्टार्ट करिए, या किसी एडवाइज़र का हेल्प लीजिए जो आपको उस जर्नी में हैंड होल्ड करेगा, किस तरह आपको नेविगेट करके उसको आपको ले जाएगा आगे। सर एक मेरे को शॉर्ट में ये बताइए, फिनकार्ट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि मेरे व्यूअर्स को थोड़ी हेल्प मिल जाए। सी, हम कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जहाँ पर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। जैसे पूरी गोल प्लानिंग होगी कि भाई आपके बच्चे की पढ़ाई होनी है तो फ्यूचर में क्या पैसा लगेगा और अभी कितना लगाना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट कितने में होगी आपकी पूरी और उसको कैसे प्लान करें। एक प्लानिंग पूरी हो गई, इंक्लूडिंग टैक्स प्लानिंग, ये पूरी प्लानिंग करते हैं। एंड देन कौन से प्रोडक्ट में बहुत सूटेबल रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हैं। और प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है म्यूचुअल फंड्स हैं और पीएमएस प्रोडक्ट्स हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आप पूरा रिस्क बैलेंस कर देते हो और हर एज ग्रुप के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी है। हर एज ग्रुप के पास स्ट्रैटेजी और A to Z हम मैनेज करते हैं लोगों को क्लाइंट। इनफैक्ट अब जब हम लोग अपने टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, जब हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ के बाद हमको फंड रेज प्लान किया, हम लोगों ने प्लान किया था, यू बी सरप्राइज दैट हमारे क्लाइंट्स ने हमको पैसा दिया, फिनकार्ट पे इन्वेस्ट किया। दैट इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट पीपल हैव ऑन अस। सर अब वो रवि जी से मिलो, उनका भी टेस्टिमोनियल लिया जाए कि क्या उनको बेनिफिट मिला। मिस्टर रवि शर्मा, हमारा जो वीडियो का कॉन्सेप्ट था 30 से 35 साल की उम्र तक कैसे अपनी शादी के लिए पैसा जोड़ लें, कैसे घर बना लें, कैसे व्हीकल ले लें, लाइव एग्जाम्पल है। रवि जी, क्या इंपॉर्टेंस है तनवीर जी की आपके लाइफ में? जी सौरभ, मेरा हमेशा से एक मानना जो हमें सिखाया गया कि व्हाट आप अपने क्या आप लोगों को बता रहे हो, क्या आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो तनवीर जी से जो हमें सीख मिली सबसे बड़ी, कि आप कभी भी स्टार्ट करें अपनी जर्नी स्पेशली, तो कम से कम आप 30% या 35% सेविंग्स हमेशा बना के रखें। जनरली होता क्या है कि हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, तब हमें स्ट्रगल करने की आदत होती है, तो जैसे ही एक पहली जॉब मिलती है तो वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं मिस हो जाता है और ऐसा लगता है कि जो सपने हमने पूरे नहीं कर पाए थे, तो आज इसको भी जी लेते हैं, उसको भी जी लेते हैं, हाँ ये भी खर्चा कर देते हैं, ये EMIs ले लेते हैं। तो एक वो जो सीख जो हमें इनिशियली मिली, क्योंकि 22-23 साल में उतनी समझ होती नहीं है, कि आप चाहे 10,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए अपनी मंथली अर्निंग या 12,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए, एक जो डिसिप्लिन है 30% और 35% सैलरी बचाने का, जो आप डिसिप्लिन इनिशियली बिल्ड करते हैं पहले 1-2 साल में, वो आपको बड़ी कमाई के रूप में 3-4 साल 5 सालों में फर्दर कंपाउंडिंग होकर एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने में मदद करती है। दैट हैज़ बीन द ओनली वन थिंग विच हेल्प मी डू दैट। तो ठीक है, अभी आपकी क्या एज है? आई एम 30। यस। और तनवीर जी की गाइडेंस है, अभी आप क्या क्या कर चुके हो, शादी और सब मेरे को सब जानना है। सो जैसा मैंने बताया कि जब मैंने फिनकार्ट ज्वाइन किया था तो मेरी उम्र उस समय पे 23 साल के आसपास थी, 22-23 साल के। बहुत सही टाइम पे तनवीर जी की गाइडेंस आपको मिल गई। जी। तो पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने अपनी MBA एक एजुकेशन लोन लेके की थी, 5 लाख रुपए का लोन था मेरे ऊपर। तो पहले 2 साल जो मैंने थोड़ा सा पैसा सेव किया, या जो मैंने EMIs जो मेरी आती थी उनको मैंने ख़त्म की, तो पहले 2 या 3 साल उसी में चला गया कि
जो भी मैंने बचाया और जो भी मैं सेव कर पाया, मैं उससे अपना होम लोन ख़त्म कर पाया. बाय द टाइम आई रीच टू 25-26, देन आई स्टार्ट गेटिंग लिटिल बिट हायर सैलरी ऑल्सो. एट द सेम टाइम आपकी EMI और लोन खत्म हो चुके तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा था. तो एक पैसा जो आप EMI को ख़त्म करने के लिए बचा रहे थे और एक पैसा जो आप EMI के लिए दे रहे थे. तो नाउ आपके पास दो चीज़ें हैं. प्लस आप जो हर साल एक लेजिमिनेट ग्रोथ आप एक्सेप्ट करते हैं 10-20%, 25%, डिपेंड्स ऑन आपके क्या परफॉर्मेंस रहते हैं. वो डिसिप्लिन जो 30% का था उसने फिर मुझे हेल्प की. और दूसरा हमारा बहुत पुराना रूट है, क्योंकि एक हमारा एंसेस्टर घर है जो हमारे ग्रैंडफादर ने बिल्ड किया था 1977 में. तो यहाँ पर हमारे फादर की पैदाइश है, मेरी खुद की पैदाइश है, बचपन वहीं गुजरा है. तो ग्रैंडफादर के बाद में जैसा कि होता है आप एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ में कि 5 भाई हैं वो लोग, तो पांचों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप बोले, जैसे न्यूक्लियर फैमिली मैंने आपको बताया कि मेरे फादर के अलावा कोई और वहाँ रहता भी नहीं है. तो वो लोग चाहते थे क्योंकि कि इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए, सबके हिस्से मिल जाए उसमें, और जिसको जिसका अपने हिसाब से बनाना है वो अपना अलग अलग बना ले. बट ना मेरे वो फादर की इच्छा थी और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि एक मुझे कुछ करना था उसमें. तो मैंने इंश्योर किया अपनी सेविंग से, धीरे धीरे मैंने कन्विंस किया अपनी पूरी फैमिली को कि हमें ये बाकी का जो हिस्सा है, हाँ हम कर लेंगे इसको. तो हमने धीरे धीरे 2 साल में वो पूरे पैसे चुकाए, और वो एक अच्छा डिसेंट अमाउंट था, क्योंकि तो उस समय 5 ब्रदर्स में से एक आपके पापा हो गए, तो वो बाकी चारों का आपने शेयर अपनी पॉकेट परचेज. से देके जी वो जी प्रॉपर्टी आपकी हो गई. जी जी जी. सो नाउ इट इज, दिस इज तो लाइक मतलब माइंड ब्लोइंग. हाँ 30 साल की उम्र में 30 इयर्स, यू कैन नॉट इमेजिन दैट, यू कैन नॉट बीट दैट. और इसके अलावा सर मैंने सुना है कि आपकी शादी भी होने वाली है. हाँ, तो आई मीन जैसा कि रहता है एक मिडिल क्लास में कि भाई शादी बहुत ज़रूरी लाइन आइटम है, तो बहुत प्रेशर है ऑलरेडी. तो इस साल प्लान है कि भाई अब कोविड ख़त्म हो गया है तो अब आपको शादी कर लेनी चाहिए. तो ये है, लेकिन मेरा हमेशा से रहा है, क्योंकि आप पिछले 7-8 साल में इतने इंडिपेंडेंट रहे हैं. और थैंक्स टू कोविड, लोगों का कोविड ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन कोविड मेरे लिए फेवर में काम किया कि मुझे वो समय मिला 1-1.5 साल का, क्योंकि जब घर ले लिया तो उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है. लेकिन वापस से मैंने उसको रीबिल्ड करना स्टार्ट किया. तो अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई एक शादी एवरेज 15-20 लाख रुपए में होती है, तो कैसे हम बिना लोन लिए या बिना किसी के पैसे लिए हुए किस तरीके से अपने आप ही फंड कर सकते हैं, जिससे आपकी वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है वो बनी रहे. सेल्फ मेड मैन, कि भाई आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, आपने खुद वो किया. तो इसमें सौरभ इस सब चीज़ों में जो सबसे ज़रूरी बात है ना, जो मैंने सीखा है, मतलब तनवीर जी से जो मेरा सबसे बड़ा गहरी लर्निंग रही है, जो हम अपने क्लाइंट में भी कोशिश करते हैं, अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हम खुद भी प्रैक्टिस करते हैं कि एक चीज़ की खर्चे आप कितने भी भांज सकते हैं. द ईजिएस्ट थिंग वुड बी स्पेंडिंग. बट मुझे लगता है कि लाइफ में आपके पास जो सबसे बड़ा पीस होना चाहिए वो लिक्विडिटी, और प्लस जो सिक्योरिटी आपने बिल्ड की अपनी सेविंग से. और वो एक हैबिट जो मैंने बोला कि जो आज सबसे बड़ी जो मैं मिसिंग देखता हूँ, जो हम सिखाने की कोशिश करते हैं, कि वो जो 30% वाला जो रूल है ना, क्योंकि ये 30% पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह काम करेगा. जब मेरी पहली सैलरी जो एक लेजिमिनेट सैलरी होती है 10-15 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग स्टाइपेंड जैसा मिलता है उसमें, तो मैंने कोशिश की कि उसमें भी मैं 1500 रुपये महीना बचाऊं. वो एक 30% वाला जो एक फंडा था ना कि 1500, 2000, चलो ठीक है हमारा टारगेट 4500 का है, कोई बात नहीं, चलो 2000 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको 4500 लेके जाएंगे, स्पेशली जब आपकी EMIs वगैरह चल रही होती है जो EF में. बट वो हैबिट जो आप एक बार डेवलप कर लेते हैं, तो आने वाले समय में जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, 30,000 होगी तो आप 9,000 बचाएंगे, 40,000 होगी तो आप 12,000 बचाएंगे, 50,000 होगी तो 15,000 बचाएंगे, और 15,000, 20,000 ये बहुत बड़ी सेविंग्स है. और ये 5 सालों में इतना रिटर्न्स प्लस सेविंग जो आपको मदद करेगी, आई थिंक दैट गिव यू अ लिटिल बिट टाइम टू रन फास्टर देन योर पीयर ग्रुप. सो हम ज़्यादा समय इस बात पे ध्यान देने में लगते हैं कि कहाँ सेविंग्स करनी चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी सेविंग्स करनी चाहिए और कहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए. राइट. These are the 2 basic things. Very right. Glittering Shots viewers, subscribers, I hope ये वीडियो आपको आपके बड़ा काम आएगा. और अगर आपकी शादी होने वाली है
और आपको भी अपने मदर फादर की तरफ फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए देखना पड़ रहा है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, तनवीर जी ने आपको तरीका बता दिया है, रवि जी ने आपको लाइव एग्जांपल दे दिए। 30 साल की उम्र में अपना घर इंडिपेंडेंट कर लिया है उन्होंने, अपनी शादी का पूरा खर्चा उठा रहे हैं, और कार लेनी होगी तो कभी भी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ग्लिटरिंग शॉट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तनवीर जी से या रवि जी से, उनका मैं आंसर लेके नीचे रिवर्ट कर दूंगा। नहीं तो इनका फ़ोन नंबर, इनका ईमेल एड्रेस और इनका वेबसाइट का एड्रेस सब आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ टाइटल में भी मिल जाएगा। तो आप यू कैन कॉल देम एनी टाइम एनी डे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।